हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के एक्साइटिंग पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में वी आर डीलिंग विद द टॉपिक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर हमने एक सदन कर लिया है। पार्लियामेंट एज आपको पता है कि वी हैव टू हाउसेज, बाइकैमरलिज्म फॉलो होता है। तो बाइकैमरलिज्म में एक हाउस जो राज्यसभा है उस पर ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं, उसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम सैर करेंगे, हम दूसरे सदन की सैर करेंगे या दूसरे हाउस के ऊपर चर्चा करेंगे जो कहलाता है लोकसभा। राज्यसभा क्या है, क्या नुआंसेस हैं, किस तरीके से कंपोजिशन होता है, कैसे एमपी इलेक्ट होते हैं, इन सारी पहलुओं पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और वो राज्यसभा के वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। आज जो बात करेंगे हम लोकसभा की करेंगे, वही सेम नुआंसेस रहेंगे। कैसे कंपोज होता है, क्या कंपोजिशन होता है लोकसभा का, कैसे एमपीज का इलेक्शन होता है, क्या सिस्टम होता है, इसी पे हमारी सारी मेन चर्चा लोकसभा की आज रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोनों टॉपिक के जो कॉन्करेंट पॉइंट्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो सिमिलरिटीज़ भी हैं और जो डिफरेंसेस भी हैं दोनों हाउस के, उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हाउस को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है, जहाँ चर्चा जिसके अराउंड घूमने वाली है, वो है लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्लास चालू करने से पहले एज अ रिचुअल जो हमारे को प्रिल्यूड देखना है वो आप प्रिल्यूड देख लीजिए, फिर क्लास पे वापस आते हैं। सो वेलकम बैक क्लास। आज का टॉपिक लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, आपको पता है हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हमारा क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट, जहां पे कानून बनता है, जहां से हमारा कानून गवर्न होता है, पूरे देश के लिए लागू किया जाता है। वो कहां पे बनता है कानून? वो बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक है हमारा राज्यसभा और एक है हमारा लोकसभा। जो हम बाइकैमरलिज्म फॉलो करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, जो हैं उनके नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? तो ये दो हाउस हम फॉलो करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के ये दो हाउसेज ही पार्ट नहीं होते। पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ थर्ड एंटिटी ऑल्सो, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन पार्लियामेंट का जो एक पार्ट बाइकैमरलिज्म है उसके दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो हाउसेज दो हैं, लेकिन एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, तीसरी एंटिटी भी है जो मिला के पार्लियामेंट बनाती है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम एग्जीक्यूटिव में लेते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। राज्यसभा की सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब जो छोटी मोटी किताबी बातें हैं वो बची हैं, बाकी मेन जो राज्यसभा का कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा। तो लोकसभा इज दी लोअर हाउस। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। क्योंकि जब राज्यसभा हमने पढ़ा था तो हमने देखा उसको अपर हाउस के नाम से बुलाया जाता है, तो इसको लोअर हाउस के नाम से बुलाया जाएगा। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, या डायरेक्ट जनता का हाउस भी बोला जाता है। लोक वर्ड का ही मतलब क्या है? लोग, जो आम जनता है हमारे देश की, उसी को लोकसभा, वहां से जो लोग चुन के आते हैं, उनके द्वारा जो लोग चुने हुए आते हैं, वो जो जहां जाके बैठते हैं, उस जगह को बोला जाता है, उस प्लेस को बोला जाता है लोकसभा। तो ये अगर आपने कभी ये फोटोज़ देखी हो या आपने कभी वीडियो देखा हो, लोकसभा की सभाएं होती हैं या लोकसभा की जो भी सेशन होते हैं, तो इस तरीके का चित्र आपको बार बार देखने को मिलेगा, या इस सदन का चित्र आपको बार बार देखने को मिलेगा। यही जो सदन है, दिस इज कॉल्ड एज लोकसभा। ये जो ग्रीन कारपेट वाला जो सदन कहलाता है वो है लोकसभा। यहीं पर अगर ये रेड कारपेट हो जाता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता राज्यसभा। ग्रीन कारपेट क्योंकि आम जनता से बना हुआ सदन है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? जनता, ग्रास, ग्रीन को अपन कनोट करते हैं घास से, ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं या जनता जो हमारे देश की है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको ग्रीन कारपेट दिया है, ऐसा माना जाता है। और राज्यसभा में रेड कारपेट है। क्लियर है? सो दिस इज लोकसभा, द लोअर हाउस। अब लोअर हाउस या लोगों का हाउस इसको क्यों बोला गया है? इसको बोलने का कारण क्या है कि इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला गया है? अगर यहीं पर हम ब्रिटेन की बात करेंगे, जहाँ से हमने मॉडल लिया है वेस्टमिंस्टर मॉडल से, तो वहाँ पर जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है वहाँ पर इसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ पे इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, या आम जनता का जो सदन है उसको हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा भी बोला जाता है। क्लियर है बात? तो जो भी जनता से जुड़ा हुआ, जनता के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जहां पे बैठेंगे उस सदन को बोला जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में। हमारे यहाँ पे बोला जाएगा हाउस ऑफ पीपल, या फिर हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो लोकसभा। क्लियर है? जनता के लोग कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो चुने गए लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं? तो वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उनका चयन कैसे होता है? लोग जाके उनके लिए वोट करते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं। जिस पार्टी के लोग को वो पसंद करते हैं उसको अपना ठप्पा देते हैं, अपना वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, और वो आदमी जाके फिर बैठता है लोकसभा में।
किस तरीके से पहुंचेंगे यहाँ पे, ये भी अपन पूरी कहानी अभी जिक्र करेंगे। वैसे तो लोकसभा के इलेक्शन के बारे में कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर चैप्टर जब हमने पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हमने पढ़ा था, तो ये सारा प्लान हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बट क्योंकि आज स्पेसिफिक लोकसभा की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में भी आज इसको अपन जान लेंगे। तो क्लियर है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जहां पे जाके बैठते हैं, दैट सदन इज नोन एज लोकसभा। ठीक है, और ये जो आदमी है ये है लोकसभा के स्पीकर। ये जो आदमी बैठे हैं आज की तारीख में ये लोकसभा के स्पीकर है। कमेंट सेक्शन में इनका नाम आप फटाफट से बता दीजिए, वैसे सबको पता होगा, काफी बार अपन डिस्कशन कर चुके हैं, बट स्टिल आपको बताओ इनका नाम क्या है। ये बैठते हैं इस कुर्सी पे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो ऊपर लगी हुई एक कुर्सी है जो लकड़ी का एकदम तख्ता बना हुआ है पूरा सेपरेट सा, तो यहां पे जो बैठता है वो कहलाता है स्पीकर ऑफ द हाउस या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। राज्यसभा में कौन प्रिसाइड करता है उनके सेशंस को, तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो ही प्रिसाइड करते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे हम स्पीकर का चयन करते हैं, स्पीकर का चयन करते हैं आउट ऑफ द पीपल ओनली, जो यहाँ लोकसभा के लोग हैं उनमें से हम चयन करते हैं और उनको बैठाया जाता है एट द प्लेस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो स्पीकर का मेन काम क्या है, स्पीकर से हमारा मतलब स्पीकर जो JBL या बोर्ड के या मार्शल के स्पीकर आते हैं वो नहीं है, ये स्पीकर हैं जो इस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, लोकसभा के सेशन कंडक्ट कराएंगे, लोगों को समन करेंगे, प्रोरोग करेंगे, सेशन को प्रोरोग करेंगे, एडजर्न करेंगे। तो ये सारे काम किसके हैं, क्या गवर्नमेंट बिजनेस डील होगा लोकसभा में, डिसाइड होगा, कैलेंडर जो रिलीज होगा, तो वो सारे किन के थ्रू होंगे, वो होंगे स्पीकर के थ्रू। अब इतना बड़ा सदन है 540-45 लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, अपने आप तो चलेंगे नहीं, इनको गाइड करने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक इंसान चाहिए होता है, वही होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइड करता है पूरी मीटिंग को, पूरे सेशंस को, पूरी सिटिंग्स को। तो वो है हमारे स्पीकर साहब, इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब लोकसभा के कुछ पर्यायवाची हैं, हाउस ऑफ पीपल हम बता ही चुके हैं कि हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है इसको, या फिर इसको पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। पॉपुलर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि द पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारे देश के लोग हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं इन लोगों को चुनने के लिए, और इन लोगों को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हिंदी में बोलेंगे सांसद बोला जाता है इनको। ठीक है, तो इसको पॉपुलर हाउस बोला जाता है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक वोट के थ्रू ये आए हैं, तो इनको पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट चैम्बर। लोकसभा हो गया, लोकसभा इसका 1954 में नाम पड़ा है, उससे पहले इसको हाउस ऑफ पीपल नाम से जाना जाता था, और जो हमारी राज्यसभा होती थी उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब इसको क्या बोलने लगे, 1954 से लोकसभा के नाम से भी इसको जाने लगा। एक और पर्यायवाची आ गया इसका, लोअर लोकसभा। साथ ही साथ इसको लोअर हाउस बोलते हैं क्योंकि अपर हाउस हमारा राज्यसभा था, तो ये लोअर हाउस है। यहाँ आम लोग बैठे हैं, उसमें क्या है, उसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो उसको अपर हाउस दिया है, ऊपर का दर्जा दिया है। क्लियर बात, ऐसा स्टेटस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर्स या दोनों हाउसेस की अगर पावर की बात करेंगे तो दोनों हाउसेस के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स है। जब भी हम लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो दोनों हाउस के पास बराबर सी पावर है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाने के अधिकार दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट इस हाउस के पास मनी मैटर रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं या मनी मैटर्स हैं या फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनमें इस हाउस को और ज़्यादा प्रायोरिटी है। लोकसभा की प्रायोरिटी इनमें है, या लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि जो भी मनी मैटर या जो भी फाइनेंशियल मैटर होंगे हमारे भारत देश के या पूरे देश की सरकार के, तो वो कहाँ पे डिस्कस होंगे, वो कहाँ पे डील होंगे, वो डील होंगे आपके लोकसभा में। सबसे पहले कहाँ होंगे, लोकसभा में डील होंगे, इसलिए इसको फर्स्ट चैम्बर भी बोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस, लेकिन जब नंबरिंग की बात करेंगे या न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलेंगे तो इसको फर्स्ट हाउस बोला गया है, उसको सेकंड हाउस बोला गया है। कारण क्या है, मनी से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सबसे पहले कहां डिस्कस होंगे, आपके लोकसभा के अंदर डिस्कस होंगे। अब उसके पीछे भी एक कारण है, ऐसा नहीं है कि इतनी मर्जी से किसी ने बोल दिया कि फाइनेंशियल मैटर लोकसभा में होंगे। फाइनेंशियल मैटर लोकसभा में क्यों डिस्कस होंगे, इसके पीछे भी एक बेसिक सा कारण है। ये सदन किसका है, ये सदन है जनता का सदन, या जनता के चुनिंदे रिप्रेजेंटेटिव का सदन, जो भी प्रतिनिधि हैं उनका सदन है, ये डायरेक्टली लोगों ने चुना है। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा को इलेक्ट कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो जो विधानसभा है अलग अलग स्टेट्स की, वो इलेक्ट करती हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। और इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन इलेक्ट करता है, इनको करता है पीपल या ऑर्डिनरी जो जनता है, जो हमारे देश की जनता है, वो इनका इलेक्शन करती है। अब ऑर्डिनरी जनता में सम आ गई, कोई भी अपने आप को घृणा मत महसूस करना या ऐसा गिल्ट मत महसूस करना कि यार हमारे को आम जनता बोल दिया गया। एवरीबडी इज आम जनता, इवन शाहरुख खान इज आम जनता। ठीक है, जो पॉलिटिकल अफेयर से या स्फेयर से अलग है वो सारी सारी आम जनता है। क्लियर है, तो इनको
तो इलेक्ट करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इनको इलेक्ट करते हैं जनता करती है। तो जनता इनको इलेक्ट करती है और ये फिर राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है, या डायरेक्टली लोगों की पावर से नहीं इलेक्ट होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो फिर इनको चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली जनता ने सदन चुना है। यहाँ पे क्या होगा, इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोला गया है, या असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, जो हमारे लोकसभा असेंबली इलेक्शन होते हैं या जनरल असेंबली इलेक्शन होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यानी कि जो आदमी वोट दे सकता है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में आता है, जो 18 साल के ऊपर है, वोट दे सकता है, वो हर कोई वोट देगा इनके लिए, अगर देना चाहे तो। वैसे देते ही हैं सब, मतलब मानने के लिए। तो ये आप जाके वोट देंगे, डायरेक्ट लोग चुनेंगे कि यहाँ पे लोकसभा में जाके कौन इंसान बैठेगा, तो डायरेक्ट लोगों का हाउस है। तो जो ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, अब ये फाइनेंशियल मैटर आएंगे कहाँ से? अब मोदी जी अपनी पर्सनल वेल्थ तो लेके आए नहीं, मनमोहन जी अपनी पर्सनल वेल्थ तो लेके आए नहीं थे, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी पर्सनल वेल्थ तो लेके आया नहीं था। पर्सनल पैसा जेब से बटुए से निकाल के तो आया नहीं था देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो भी जनता का ही पैसा है। जनता इन दी फॉर्म ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज वो बाय कर रही है, ले रही है, लुत्फ उठा रही है, उसके बदले कुछ पैसा देती है। सिमिलरली टैक्स के फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में बहुत सारा पैसा हम सरकार को देते हैं। तो ये जितना भी फाइनेंस है, ये भी कहाँ से आ रहा है? लोगों द्वारा ही आ रहा है। सरकार कौन चुन रहे हैं? लोग ही चुन रहे हैं। तो लोगों का पैसा है और इनको यूज करने का पैसा। फाइनेंशियल मैटर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैटर, ये पैसा कैसे कैसे सरकार देश के लिए यूज करेगी, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के एक्सपेंशन के लिए, देश पे कंट्रोल के लिए, देश में डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, देश में अराजकता न फैले उसको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री मेंटेन करने के लिए, जो भी डिपार्टमेंट है, जितना भी पैसा आपको करना है, वो पैसा एक्चुअल में है किसका? वो सारा पैसा किसका है? लोगों का ही पैसा है। तो जब लोगों का ही पैसा है तो यूज करने वाले भी कौन होने चाहिए? जो लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने गए हैं, जो लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने गए, जो कि लोकसभा के अंदर बैठते हैं। राज्यसभा में क्योंकि डायरेक्ट लोग नहीं चुनते, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सेकेंड हाउस बोला गया है, और इसको फर्स्ट चैम्बर बोला गया है, क्योंकि लोगों वाले जो मैटर हैं, जो डायरेक्ट जनता के मैटर हैं, वो ये सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो आई होप ये लोकसभा सदन तो आपको समझ में आ गया हो क्या है सदन, ठीक है। अब आते हैं बात इसके कंपोजिशन पे, कि लोकसभा में जो अभी हमने भीड़ देखी, इतने लोगों की भीड़ थी, तो ये कितने लोग हमारे लोकसभा में बैठते हैं, या कितने लोगों को मौका मिलता है? क्या कल मुझे लोकसभा के अंदर जाना है तो मैं जा सकता हूँ, या क्या कारण है नहीं जा सकता? कितने लोग होने चाहिए और किस तरीके से इनका चुनाव होता है, इस पर भी अभी हम आएंगे। तो द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा परमिटेड इज 552। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लोकसभा की, यहाँ पे ऐसा मान ले मैक्सिमम कुर्सियां जो लोकसभा में लगी हुई हैं वो कितनी है? 552 है, 552 है। टोटल लोग मिला के कितने हैं? 552 लोग हैं। अगर इसको अपन सिटिंग माने, ये लोकसभा की सिटिंग है, तो ये टोटल सिटिंग कितनी है? 552 है। परमिसिबल सिटिंग कितनी है? 552 अभी के लिए, ठीक है। जब तक हमारी डिलिमिटेशन नहीं आती तब तक 552 मैक्सिमम सीट तय कर गई है, या नया पार्लियामेंट नहीं बनता जो बन रहा है अब, ठीक है। तो मैक्सिमम सीट कितनी है? 552। इसमें से 530 लोग तो होंगे जो कि स्टेट से चुने जाएंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हर स्टेट में, जो भी हमारी स्टेट है, हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट देश है, तो किसको मिलके बना है? स्टेट्स भी हैं उसके अंदर और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। क्लियर है बात? तो ये जो है 530 तो सिर्फ राज्यों से आएंगे, स्टेट जो भी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन स्टेट से आएंगे। इस तरीके से जो भी स्टेट्स हैं, 20 लोग आएंगे यूनियन टेरिटरीज से, मतलब 20 की परमिशन है कि यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं मैं आपको। और 2 लोग ऐसे थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, या उनके रिप्रेजेंटेशन को लोकसभा में महत्व देने के लिए इनको 2 का नॉमिनेशन रखा गया है। ये इलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है, ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं जो कि जाके बैठेंगे लोकसभा में। क्लियर है? कौन सी कम्युनिटी से थे ये? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो यूरोपियन या जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रहते थे, तो उनको हमारे यहाँ के यहाँ की महिलाएं अच्छी लगी, प्यार हुआ उनमें, उन लोगों की फैमिली बनी, आगे रिश्ते बने उनके, तो उनकी फैमिली यहीं सेटल्ड हो गई। तो ये मिक्स्ड कम्युनिटी है ब्रिटिशर्स और हमारे इंडियन की, जिसको बोला गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये अगर आपको एक एक्टर याद हो, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका पॉलिटिक्स से रिलेशन नहीं है, बट ये एक्टर है एंग्लो इंडियन, आप रिकग्नाइज कर पाएंगे, इसलिए मैंने डाल दिया। टॉम वॉल्टर नाम था इनका, ये काफ़ी अच्छे साइड रोल एक्टर थे। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो कि दोनों की मिक्स ब्रीड है, यूरोपियन ब्रीड और हमारी इंडियन ब्रीड का मिक्सचर जो औलादे हैं, दैट इज एंग्लो इंडियन ब्रीड। तो इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 सीटें इनके हमारे लिए लोकसभा में इनके लिए रखी गई थी, रिजर्व की गई थी। हालांकि ये सीटें अब नहीं है, अब ये नहीं दी जाती,
बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये तो बता ही नहीं रहा हूँ कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, अभी कितनी फिल्ड सीट्स हैं, ये तो बता ही नहीं रहा। ये मैक्सिमम सीट है 552 जो आज तक हो सकती थी, मैक्सिमम लिमिट बता रखी थी। एक्चुअल में जो सीट्स थी हमारे यहाँ पे वो कितनी है 543 प्लस 2 हुआ करती थी रिसेंटली तक, पर 2019 में 104 अमेंडमेंट के साथ 104th अमेंडमेंट के साथ इसको हटा दिया गया है। तो राइट नाउ हमारी जो टोटल सीट्स हैं, टोटल अलॉटेड सीट्स हैं वो कितनी है 543। कितनी सीट्स हैं 543 अलॉटेड है। ये मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये यहां से यहां तक पहुंच सकती है, बट अभी पहुंची कहां तक है 543 तक ही पहुंची है। सो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग इन लोकसभा, इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आज की जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर 530 रिप्रेजेंट दी स्टेट्स एंड 13 लोग जो हैं वो ही यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी अभी 7 की जरूरत पड़ी नहीं है, मैक्सिमम तक हम पहुंचे नहीं है, 13 के अंदर ही अभी तक निपट रहा है। ठीक है, तो 530 तो स्टेट के हैं और 13 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के हैं। आज की तारीख में जो एक्चुअल में बैठी हुई है वो कितनी है 541। ये आपके काम का फिगर बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको जनरली इन्फॉर्मेशन की बता रहा हूँ, करंट सिनेरियो बता रहा हूँ। आज मार्च के दिन आप पोर्टल को चेक करेंगे तो आपको जो अवेलेबल सीट्स या अवेलेबल पीपल सिटिंग ऑन दी सीट्स ऑफ लोकसभा में दिखेंगे, वो कितने दिखेंगे 541 दिखेंगे। 2 सीट्स अभी भी वेकेंट है, 2 सीट्स अभी वेकेंट है, और वेकेंट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सीट वेकेंट है। बट अलॉटेड कितने हैं आज की तारीख में 543 लोग हैं। ठीक है, और ये जो अलॉटमेंट है ये शुरुआत से नहीं है, ये 1976 से 543 चल रहा है, 976 से 543 चल रहा है। उससे पहले क्या था, ये 494 थे। ये कितने थे 494 सीट्स थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने पार्लियामेंट तो एक ही बार बनाई, लोकसभा तो एक ही बार बनाई, तो इनकी सीट्स बदली क्यों, और बदली तो इसके बाद क्यों नहीं बदली। तो इसके लिए आपको सेंसस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी या एडजस्टमेंट ऑफ सीट के बारे में कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, जिसका हल्का सा थोड़ा थोड़ा टच मैं आज दे दूंगा, बट उसके ऊपर पूरी डिटेल में मैं आपसे सेपरेट अलग वीडियो में बात करूंगा। जब हमारी पार्लियामेंट बनी थी सबसे पहली बार, यानी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो कितनी सीट्स थी 494। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहला जो 1951-52 में इलेक्शन हुआ तो वो हुआ 494 सीट्स पे। फिर हर 10 साल के बाद इन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और ऑन द डेटा ऑफ पॉपुलेशन इसकी सीट्स चेंज की जाती थी। 1971 तक ये किताब कहां तक पहुंच चुकी थी 543 तक पहुंच चुकी थी। 1976 के बाद इसके ऊपर ब्रेक लगा दिया गया। क्या है वो मैं कहानी में आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा। ठीक है, तो करंट अलॉटेड स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543, आउट ऑफ विच 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट एंड 13 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। ये कहानी मैं आपको समझा ही चुका हूं। ठीक है, तो ये आज की करंट आप सिचुएशन मान लीजिए कि ये करंट 543 लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं ऊपर वाली चेयर पे, एकदम आराम से प्रिसाइड कर रहे हैं सेशन। तो ये हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठे हैं। अब पॉलिटिशियन में पार्टी कौन, रूलिंग पार्टी कैसे आती है, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ दी सीट्स हो, जो भी सीट्स हैं टोटल इनमें मेजॉरिटी हो। तो अगर 543 सीट्स हैं तो अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा तो 271 सीट प्लस सीट जिसके पास भी होंगी, अबाउट 271 सीट्स जिसके पास भी होंगी, ही विल मेक दी गवर्नमेंट और ही विल बी दी पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ये जो आज की तारीख में ये भगवा रंग वाली है, ये येलो, ये वाले भगवा रंग की, ये कौन है, ये बीजेपी। ये आज की तारीख में पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सरकार बनाई है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इनके हैं, सबसे ज़्यादा एमपीज इनके हैं। तो जिसके भी सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे वही रूलिंग पार्टी होगी और वही देश की सरकार बनाएगी। ये सब आप वैसे ही ऑलमोस्ट जानते हैं, कई बार अपन इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। मूविंग अहेड, इसको बोला जाता है टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस से क्या मतलब है भाई, तो जब हम टर्म की बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का टर्म जो है वो है 5 ईयर्स। लोकसभा का टर्म है 5 ईयर्स, और लोकसभा मेंबर की जब बात करेंगे तो उनका टर्म भी कितना है 5 ईयर्स ही है। लोकसभा का टर्म और लोकसभा के मेंबर का टर्म कितना है 5 साल। हम जो लोकसभा चुनते हैं या देश की जनता जो लोकसभा चुनती है या हमारे अपने एमपीज को चुनती है, तो उनको चुनती है जनरली आइडियली 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चुनती है। और वो हाउस भी कितने साल के लिए मेंटेन होता है 5 साल के लिए। चुन के गए, 5 साल तक बैठे, 5 साल बाद वापस इलेक्शन होंगे, ये वाला हाउस टाटा बाय बाय होगा, नया हाउस के लोग सारे के सारे इलेक्ट किए जाएंगे। तो हाउस की भी वही सीमा है और मेंबर की भी वो सीमा है, यहाँ पे कोई अलग सा डिफरेंस नहीं है, तो इसको अलग से बताने की भी वैसे जरूरत नहीं है। बट क्योंकि इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा की हम बात करते हैं जब, तो राज्यसभा और राज्यसभा मेंबर इनके दोनों के टर्म्स अलग हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये कभी डिसॉल्व ही नहीं होता है, और इनके मेंबर का टर्म क्या होता है 6 ईयर्स होता है,
एक तिहाई हर 2 साल में होता है। ये किस तरीके से होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। बट राज्यसभा एज अ हाउस नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड, नेवर डिसॉल्व्स, तो उसको बोला जाता है परमानेंट हाउस। बस इनका रोटेशन चलता रहता है, एक तिहाई लोग जो है 2 साल में निकलते हैं, दूसरे नए आते हैं, फिर दूसरे एक तिहाई जाते हैं, फिर तीसरे एक तिहाई जाते हैं। क्लियर है बात? यहां का कंसेप्ट अपने को क्लियर है। लेकिन ये जो सरकार है ये 5 साल के लिए बनी, 5 साल के लिए तय किए गए और 5 साल के इनके मेंबर है। तो आइडियली तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये कोई बैरियर नहीं है। यहां बैरियर के अलावा आप यूं बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर बार 5 साल की ही सरकार बने, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं। आइडियली दिस इज द बेस्ट सिचुएशन और दिस इज द ओनली सिचुएशन, बट कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं कि लोकसभा का पीरियड कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। कम कब हो सकता है? कम जब हो सकता है तो मैंने अभी आपको बताया था, जिस भी सरकार के पास आउट ऑफ 543 सीट मोर देन 271 सीट्स होंगी, 271 प्लस सीट्स होंगी जिस भी सरकार के पास या जिस भी पार्टी के पास, वो बनाएगी लोकसभा के अंदर सरकार, वो बनाएगी रूलिंग पार्टी, वही अपना प्राइम मिनिस्टर खड़ा करेगी और वही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पैदा करेगी या बनाएगी। ठीक है, तो जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी इट विल बी द रूलिंग पार्टी। लेकिन जब भी वाइल ड्यूरिंग दी सरकार, जब भी लोकसभा इलेक्ट हो गई है 5 साल के लिए, जिस भी टाइम इनका 271 से कम लोग हो जाएंगे या 271 से कम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे इस गवर्नमेंट को, इनके एमपीज छोड़ देंगे इनको, तो जैसे ही ये 271 से नीचे निकल जाएंगे, 271 से नीचे निकल जाएंगे, तो ये क्या लूज कर देंगे? इस हाउस का कॉन्फिडेंस, या फिर अपन बोल सकते हैं मेजॉरिटी लूज कर देंगे, मेजॉरिटी लूज कर देंगे। तो कभी भी ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिनका विरोध बहुत ज़्यादा होता है, या कभी इनके आपस में अगर गठबंधन की सरकार है या गठबंधन की नहीं भी अपनी सरकार है, बट कुछ एमपीज आपकी रूलिंग पार्टीज में, जैसे इसमें अपन ने देखा ये 543 में से 271, आज की तारीख में 303 सीटें शायद बीजेपी के पास है, तो ये अभी तक तो आराम से 271 की मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं और इन कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन कल को इनके 50 कैंडिडेट या 50 एमपी इस पार्टी को छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या पॉलिटिक्स ही छोड़ देते हैं, 50 लोग वेकेंट हो जाते हैं, खाली कर देते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये मेजॉरिटी लूज कर देंगे, मेजॉरिटी लूज कर देंगे। या कुछ इन्होंने पॉलिसी बताई जिसका काफ़ी सारा विरोध है और लोगों को पता है कि इनके अंदर के मंत्री या अपोजिशन को पता है कि इनके अंदर के मंत्री भी इनसे खुश नहीं है, तो हो सकता है अपोजिशन वाले बोले कि हम अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस, इसको क्या बोला जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अविश्वास मोशन, कि भैया इस सरकार के पास अब मेजॉरिटी नहीं है, आप पास करके देखो, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर टेस्ट करके देखो, इस सरकार ने जब सरकार बनी थी तब तो इसके पास 271 से ऊपर लोग थे, लेकिन आज की तारीख में 271 एमपी इनके नहीं होंगे, आप ये मोशन पास करके देख लो। स्पीकर को लगेगा कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, तो स्पीकर बोलेगा भाई चलो मोशन पास किया जाता है। फिर जो सरकार है, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो 271 से ऊपर मेजॉरिटी प्रूव कर लेती है तो बिना किसी बाधा के उनकी सरकार आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो इन एनी केस अपने आप मेजॉरिटी लूज कर देते हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद मेजॉरिटी लूज करते हैं, किसी भी कारण से अगर मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस छूट गया है रूलिंग पार्टी का, तो वो कहलाएगी डिसॉल्व हो गई। अब डिसॉल्व हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने पीरियड 5 साल का पूरा नहीं किया। क्लियर है बात? तो जब भी ऐसा सरकार होती है, काफ़ी सारी सरकार हमारे भारत देश में रही है, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकार थी जो कि प्रूव नहीं कर पाई मेजॉरिटी, आपके मोरारजी देसाई की थी, वीपी सिंह की सरकार थी, बहुत सारी सरकार है जो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई। इसके अलावा कई बार सरकार खुद ही बोलती है कि हमारे को गिरा दो, हमें नहीं लगता कि हमारे एमपी हमारे साथ हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने भी ये यूज़ करा था, तो उन्होंने अपनी सरकार 5 साल के पहले 4 साल के टर्म में ही गिरा दी थी। क्लियर बात? वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर बोल देते हैं और प्रेसिडेंट फिर डिसॉल्व कर देते हैं हमारी लोकसभा को, हाँ, तो उनके ऑर्डर्स पे। ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई भैया यहाँ पे। तो लोकसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस। हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है एमपीज खुद ही निकल जाए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर खुद ही बोल दे कि भैया इसको सरकार भंग करो, लोकसभा को भंग करो, नई लोकसभा का चुनाव किया जाए। तो इस लोकसभा वहीं पे बिफोर 5 ईयर्स डिसॉल्व हो जाती है और नई लोकसभा फिर के इलेक्शन होते हैं और प्रोसेस वापस का वापस फॉलो होता है, ईट स्लीप रिपीट। ठीक है, तो ये हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो 5 साल का जो पीरियड है, अगर इसको मैं टाइमलाइन लूँ तो ये 5 साल है, तो ज़रूरी नहीं है 5 साल हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब एक छोटी लाइन भी खिंच सकती है, या मतलब 5 साल से कम की सरकार भी हो सकती है, लोकसभा हो सकती है।
कुछ ऐसे केस भी होते हैं जब लोकसभा 5 साल से ऊपर वाले पीरियड पे भी जा सकती है। जनरली आइडियली तो 5 साल ही होगी, बट हो सकता है हमारे देश में इमरजेंसी लगी हो, जैसा 1975 में हुआ। तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो तब चुनाव होने वाले थे 1976 में, आई सपोज 1976 में, बट वो एक्सटेंड हो गए क्योंकि उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी या इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। तो जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो ही कंटिन्यू कर गई, या एग्जिस्टिंग लोकसभा थी वो ही कंटिन्यू कर गई फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। ठीक है, तो ये जो है ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, बट आइडियली ये 5 साल रहता है। लोकसभा का जो चयन होता है वो 5 साल के लिए होता है, उसके बाद वापस से इलेक्शन होते हैं। तो ये टर्म भी हो गया, और इसीलिए क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, चाहे 5 साल से पहले हो, चाहे 5 साल के बाद हो, या चाहे 5 साल में हो, 5 साल का पीरियड खत्म करने के बाद नई 5 साल की सरकार बने, एक बार का तो हाउस डिसॉल्व हो ही रहा है, एक बार का तो जो हाउस में लोग हैं वो जा रहे हैं और फिर नए आ रहे हैं। ठीक है, नए नहीं भी आए तो हो सकता है री इलेक्ट होके आ जाए, बट एक बार का तो पूरा का पूरा 543 लोग बाहर गए और फिर 543 वापस नए आए, या मिलके उनमें से पुराने वाले भी कुछ लोग आ गए। कुल मिला के ये हाउस एक बार डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, और फिर वापस से नया हाउस क्रिएट हो रहा है। फर्नीचर वही रहेगा, कुर्सियां वही रहेगी, हाउस वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट लोग चेंज होंगे। तो इसलिए इस हाउस को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है टेम्पररी हाउस। ये एक ना एक बार तो खत्म होगा ही, 5 साल या ऊपर नीचे हो सकता है। वेरेज राज्यसभा क्या परमानेंट हाउस है, मृत्यु से ही जाना पड़ेगा लोगों को, या 6 साल के रिटायरमेंट के बाद जाना पड़ेगा। एट अ टाइम लोग पूरा के पूरे नहीं जाएंगे, सारे के सारे जो 245 लोग हैं वो एक साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो 1/3 मैक्सिमम जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये परमानेंट हाउस है, हमेशा चलता रहेगा, और ये क्या है, ये टेम्पररी हाउस है। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट टेम्पररी और परमानेंट का? अब आता है इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, किस तरीके से लोग आते हैं। तो इसके ऊपर तो काफ़ी सारी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी अब क्योंकि टॉपिक का पार्ट भी आ रहा तो एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट लोग जाके चुनते हैं अपने कंटेंडर को या अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो भी पार्टी का जिस भी पसंद आता है, जिसको चाहे कांग्रेस पसंद आया, किसी को बीजेपी पसंद आया, किसी को आप पसंद आया, किसी को सपा है, किसी को बसपा है। ठीक है, तो सब अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट या पसंदीदा पार्टी, कुछ भी हो। देखो पॉलिटिक्स में भी 2 चीज़ होती है, जरूरी नहीं है कि आप पार्टी के लिए वोट कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान है, महान इंसान है, जिसने देश के लिए इतना किया है, अपने एरिया के लिए इतना किया है कि लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया से यही एमपी बने। क्लियर बात? तो अच्छे लोगों को वोट भी मिल सकते हैं। और कई बार पार्टी इतनी स्ट्रांग होती है, जैसे आज की तारीख में दिख रहा है कि बीजेपी, खैर आज भी मतलब मोदी जी का ये पार्टी का तो ऐसा कुछ खास है नहीं, तो पार्टी एक स्ट्रांग हो सकती है जिसमें पार्टी के नाम, या आईएनसी अगर आप बोले, नेशनल कांग्रेस जो थी, जो जवाहरलाल नेहरू या उनके टाइम पे थी, तो लगातार उनको ही वोट मिलते थे, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कांग्रेस ही हुआ करती थी। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से आप कैंडिडेट के लिए भी वोट कर सकते हो, और आप चाहो तो पार्टी के लिए भी वोट कर सकते हो, बट आपको अपना खुद चुनना है। हर आदमी को वोट जाना है, काला टीका लगवाना है उंगली पे और वोट देना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज करेंगे जैसा राज्यसभा में होता है। ठीक है, क्या मेथड का नाम है? तो राज्यसभा का जो मेथड है वो क्या था, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाम आपको याद हो गया होगा अभी तक। इसका जो मतलब है, इसका जो मेथड है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला तो वर्ड है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, अभी इस पे आएंगे। और जो मेथड का नाम है वो है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम बहुत ही सिंपल सा मेथड है। रेसिंग होती है, पोस्ट पास करना पड़ता है, चेक पोस्ट या फाइनल पोस्ट जो होता है उसको पार करना पड़ता है। जिसने सबसे पहले पोस्ट पास किया वो विजेता हो गया। यही सिस्टम इधर है, पोस्ट पास करना है आपको, पोस्ट को क्रॉस करना है। तो जिस भी कैंडिडेट ने सबसे आगे सबसे ज़्यादा वोट्स पाए, जिसके भी सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है, लंबी छलांग मारी जिसने भी, वो जीत गया इलेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 कैंडिडेट हैं, ये पार्टीज के नाम आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। अपन ने 4 कैंडिडेट बोल दिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ये सब अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा। अभी के लिए आप क्या मान लो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पार्टी का जो भी एक्टिव पार्टी है उधर, जो भी एक्टिव पार्टी है, बीजेपी है, INC है, कोई भी पार्टी है, मुस्लिम लीग की पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम जो भी बोर्ड्स हैं उनके हैं, या आपके और कौन सी पार्टी है, आप पार्टी है, बसपा है, सपा है, जो भी आपको करना है, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस है, कोई सी भी पार्टी है। अपन ने 4 पार्टीज ले ली, ABCD नाम दे दिया अपन ने, ताकि कोई भी देश से रिलेटेड बात ना हो। ठीक है, तो ABCD, किसी को भी हर्ट ना हो। ठीक है, तो ABCD 4 पार्टीज ले ली अपन ने। तो ABCD पार्टी में अब सपोज करो मेरे अजमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोटल वोट डलते हैं 1000। अजमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टोटल वोट डलते हैं 1000। एग्जाम्पल है, पूरी अजमेर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान में, उसमें टोटल वोटर्स कितने हैं, 1000 हैं, 1000 से ज़्यादा है, बट 1000 लोगों ने वोट डाला। टू मेक दी कैलकुलेशन ईजी अपन 1000 वोट इसको ले लेते हैं। टोटल 1000 वोट पड़े यहाँ पे
इन पार्टी के लोगों को वोट मिलने थे, या फिर नोटा था किसी को देना था तो वो बदब गया। अभी अपन मान लेते 4 पार्टी के लोग हैं, 4 पार्टी के लोगों को वोट मिल गए। अब सपोज करो इसको भाई को मिले 380 वोट, इसको मिले 150 वोट, इसको मिले 170 वोट, और इसको मिले 150, 300, 300, 600, 900, 320 वोट। डी को मिले 320 वोट आपको मिले, ये टोटल मिला के वोट हो गए 1000। ठीक है, अब इसमें विजेता कौन होगा? इसमें विजेता कौन होगा? तो रेस में सबसे आगे कौन है? रेस में सबसे आगे भाई साहब है ए। इन्होंने पोस्ट पास करी तो ए पार्टी के कैंडिडेट थे, या ए कैंडिडेट आप मान लीजिए, ए कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो ये चुनाव हो गया इनका, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजेता होगा ये, जिस भी पार्टी के हैं ये। और विनर टेक्स ऑल, मतलब सब सारे वोट अभी इन्हीं के हैं, ये पूरे एक ही आदमी वहाँ पे जाके बैठेगा, इकलौता आदमी जाके बैठेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जो जीता फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, वही आदमी, वही पार्टी का आदमी जाके वहाँ पे बैठ गया। क्लियर है बात? सबसे पहले अब इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ये सिस्टम देखने में तो बहुत आसान भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट हमारे देश में क्या है, जब पॉलिटिकल सिस्टम जो बनाए गए हैं उनमें कुछ ऐसे पेश क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसी गांठें क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स गंदी हो सकती है। हमारी पॉलिटिक्स गंदी हो जाती है, गंद से गंद बन जाती है उससे। तो यही उसमें से एक कारण है कि जिस वजह से हमारी गंदी पॉलिटिक्स होने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो कैसे है भैया? होंगे, ये जरूरी नहीं बोल रहा हूं, बट इसका फायदा उठाया जा सकता है और पॉलिटिशियन बहुत आसानी से उठाते भी। अगर आप भी फोकस करेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, देश की राजनीति को समझेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो ये जो 380 लोग हैं, अब यहां पे आप देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कितने हैं भाई साहब? 1000 लोग हैं हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 1000 वोट पड़े, लेकिन इनको मात्र 380 लोगों ने चुना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 380 लोग चाहते हैं कि ये पार्टी का या ये कंटेंडर हमारी तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार ये इसको कंपेयर करो, इसको भी देखो, इसको देखो, तो 150 और 170, 320, 320 और 320, 320 और 320, 640, 640, ये 300 ही होगा। 150, 320, 620, ठीक है। ये कितना होगा? 620, टोटल 620 होगा और ये 300 होगा। कैलकुलेशन सही करने के लिए आप लोगों का फोकस नहीं भी होगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिला के मैं आपको एस्पेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 20 का फर्क आएगा। तो टोटल कितने लोग हैं जो नहीं चाहते हैं? 620 लोग हैं जो नहीं चाहते। चाहने वाले कितने हैं कि भैया ये कंटेंडर बनना चाहिए, ये आदमी बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए? मात्र 380 लोग। ऑलमोस्ट डबल लोग चाहते हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि यार ये तो बनना ही नहीं चाहिए, इन तीनों में से कोई बन जाए तो ठीक है, वो नहीं बनना चाहिए। तो ये आप उसको फेवर कर रहे हो या आप उसको हटा रहे हो? ठीक है, तो ये वोटिंग क्या होती है, ये गलत हो जाती है। इससे गलत वोटिंग, ये कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग चाहते हैं कि इसको वोट दो या इसको एमपी बनाओ। ये तो उल्टा बता रहा है कि भैया मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट वांट दिस कैंडिडेट टू बी द एमपी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो अब होगा क्या? होगा क्या? ऐसा होने से क्या हो सकता है किसी को 500 के ऊपर वोट मिल जाए, तो मतलब ये माना जाएगा कि मेजॉरिटी उसके साथ है। ठीक है, अपन कम से कम ये सिस्टम तो बना सकते थे कि भैया 50% वोट तो उसको मिलने ही चाहिए। तो अगर 1000 वोट पड़े तो कम से कम 500 लोग तो उसको चाहें। तो 500 लोग चाहने से क्या होगा? कम से कम ये देगा कि मेजॉरिटी लोग इसको चाहते हैं। पूरे के पूरे एक को तो चाह ही नहीं सकते, वो तो अपन तय बात है। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आप कितने भी भगवान बन जाओ, महात्मा गांधी भी बन जाओ, तो भी तो लोग आपको मिल ही जाएंगे कि महात्मा गांधी के भी मारने में लगे हुए। तो सारे के सारे लोग तो आपको पसंद कर ही नहीं सकते। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इफ दे लाइक यू, तो आपको चांस मिलना चाहिए कि भैया आप यहाँ से एमपी बन सकते हो। यहाँ तो भैया मेजॉरिटी चाह रही कि वो बने ही नहीं, मेजॉरिटी चाहती नहीं है, बने ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन का फायदा कैसे उठाया जाता है? बाय क्रिएटिंग पूल पॉलिटिक्स, या वोट बैंक आप क्रिएट करते हो। आप वोट बैंक क्रिएट करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्टडी करते हो, किस कम्युनिटी के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, कौन से जेंडर के लोग हैं, कौन सी क्लास के लोग हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, पुअर क्लास हैं, क्या इनको हम टारगेट करें कि इसका मैक्सिमम वोट बैंक हमारे पास आ जाए। मेरे को लग रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे हिंदू लोग हैं, तो मैं हिंदू रिलेटेड बातें करूंगा, हिंदुओं के उद्धार की बातें करूंगा, सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी बातें कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली जो हिंदू जनता है वो मेरे पे कन्वर्ट होने लग जाएगी। बाकी जो जनता है बेचारी, जो दूसरी जनता है, वो मुझे चाहती नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हिंदू बात कर रहा हूँ, वो मुझे एक्चुअल में चाहती नहीं है। बट क्योंकि मैं हिंदू की बातें कर रहा हूँ, तो ये वोट बैंक तो मेरा क्रिएट हो गया ना, ये 380 लोग तो मेरे फिक्स हो गए। और इसमें सिस्टम इतना प्यारा बनाया गया कि मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो क्या है, दूसरे को हराने की जरूरत है। आप अपना वोट बैंक या अपना पूल इतना स्ट्रांग कर दो कि दूसरे वाले का पूल आपके सामने छोटा लगे। बस आपका टारगेट पॉलिटिक्स में क्या हो गया
कि एक ग्रुप को गुटबाजी जो है आप इतनी स्ट्रांग कर दो कि दूसरे गुट आपके सामने छोटे लगें। क्लियर है बात? तो यही है, मेजोरिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी बहुत है। और हमारे देश में जब इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी डाइवर्स एथनिसिटीज़ हैं, इतना डाइवर्स रिलीजन है, वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई टाइप का पूल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर देश की पॉलिटिक्स नहीं हो जाएगी, गुट की पॉलिटिक्स हो जाएगी। भैया हम इसके लिए कर रहे हैं, ये गुट खुश, मैं एमपी बन गया, मैं खुश। ठीक है, कल को हो सकता है एमपी से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है, ये दिक्कत हो जाती है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में। वहीं पर राज्यसभा में क्या होता था, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। जिस रेशो में इन लोगों को सीट मिली है उसी रेशो में उस पार्टी के लोग वहां पे बैठेंगे, ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाता था। तो ये आसान हो जाता था थोड़ा, यहाँ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता था। ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहते ही नहीं है यहाँ पे, बल्कि उल्टे एडवांटेज भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको 4 के एग्जाम्पल लिए। जब पार्टीज बहुत ज़्यादा है, कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा तक बढ़ सकता है। जो विनर है उसकी कुछ खास परसेंटेज वोट नहीं भी होंगे तो भी वो क्या बन सकता है, वो वहाँ का एमपी बन सकता है। क्लियर? ये तो 4 का है, इसलिए फिर भी करीब करीब है। इसको जब अपन बहुत सारे बड़े स्केल पे उतारेंगे तो इसमें फ़र्क हो सकता है। 25% 27% वोट वाला भी आदमी एमपी बन जाए, मतलब 75% तो चाह रहा है कि भैया ये नहीं बने, लेकिन 25% चाह रहा है ये बने, तो भी वो बन गया, तो भी वो बन गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। फिर एक यूनिवर्सल सफराज है, इसको ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चलती है यहाँ पे, मतलब हर कोई वोट दे सकता है। एवरीबडी हु इज अबव 18 ईयर्स इज रेडी टू वोट और इज एलिजिबल टू वोट। तो ये आपको ये अधिकार दिया गया। अब ये अधिकार दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जब हम ग्लोबल बात करते हैं या डाइवर्सिटी की बात करते हैं, देश में बहुत बड़ी बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई वोट दे सकता है। बट मुझे लगता है ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, बल्कि नेगेटिव है। क्योंकि जिस आदमी को पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम की समझ नहीं है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया वो सही वोट दे या सही कैंडिडेट को चुने, तो वो ठर्रे पे ही वोट दे देगा, वो 100 रुपये के लिफाफे पे वोट दे देगा। जब तक उसको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझ आएगा, तो उसको वोट की वैल्यू समझ नहीं आएगी, तो उसका वोट देना कोई काम का नहीं है। ये तो बल्कि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जिससे पॉलिटिक्स गंदी हो सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST सीट्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अपलिफ्टमेंट है। जिन लोगों पे हमने सदियों से शोषण किया है, हमारे देश में शोषण होता हुआ आया, तो उनके उद्धार के लिए ये सीट्स रखी गई। जैसे 543 सीट्स हैं हमारे लोकसभा में, तो इनमें से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स इज रिजर्व फॉर SC एंड SC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। क्योंकि सदियों से हम इनका शोषण कर रहे थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। हम हमारी हवेलियाँ बना रहे थे, हम हमारे मंदिर बना रहे थे, हम हमारे मस्जिदें बना रहे थे, हम हमारे चर्चेज बना रहे थे, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे। बनवा किससे रहे थे? एंड का लेबरस काम किससे कर रहे थे? ख्याति तो हमने सब प्राप्त कर ली, लेकिन किस पे चढ़ के प्राप्त करी? इन लोगों पे चढ़ के प्राप्त करी हमने। ठीक है, तो इनका शोषण होता हुआ है अनडाउटेडली, कोई मतलब कोई दोहराया ही नहीं है कि इनका शोषण नहीं हुआ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। कई लोगों को होता है, जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उनको दिल में दर्द होता है कि यार मेरी जॉब ये खा रहा है। बट अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको जस्टिफाइड लगेगा। तो इसी तरह ये जस्टिफाइड है कि यार SC ST को सीट दी गई है। बट वापस वही बात है, क्योंकि ये पॉइंट इस तरीके से दिया गया है, इसका भी मिसयूज हो सकता है, होता ही आया है। गलत कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है, गुंडा कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जाता है, दादा कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जाता है, पैसे वाले कैपिटलिस्ट कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जाता है कि भैया पैसे से अपने को तो बिजनेस बनाना है, अपन कैसे भी करके थोड़ा पैसा खिला दो मार्केट में, मार्केटिंग हो जाएगी, ब्रांडिंग हो जाएगी, और कैंडिडेट नया खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व कर दिया SC ST। यहाँ पे फाइट नहीं है कि भैया आदमी बनेगा तो SC ST कैटेगरी का ही बनेगा। क्लियर है? तो इसका भी मिसयूज काफ़ी जगह प्रैक्टिकली, जब प्रैक्टिकली ये सारे पॉइंट उतरते हैं बाजार में या हमारे देश में, तो इसमें क्या होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और होती आई हैं। इसी वजह से हम रोज़ मारा पीटी देखते रहते हैं, हमारे देश में तालियां बजती रहती है जो लोकसभा राज्यसभा में बम 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 होता रहता है। तो कारण बहुत सारे यही हैं। ठीक है, या फिर हमारी पॉलिटिक्स को हम करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ढंग की बात तो होने के अलावा फालतू की बातें चर्चा में रहती हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस इन चीज़ों को दी गई है, इन पॉइंट के साथ खेला गया है। एनीवेज वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम पढ़ना है, मेरा काम है आपको थोड़ा बहुत हिंट देना। अब आते हैं लोकसभा का कंपोजिशन, लोकसभा का कंपोजिशन। ठीक है, किस तरीके से होता है चुनाव, ये समझ में आ गया। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम समझ में आ गया। अब आते हैं अपन सीट की बात करते हैं। तो लोकसभा में सीट्स कितनी है भैया? 543 हैं। 2 एंग्लो इंडियन की थी, वो हट गई है, उनका कोई अब नॉमिनेशन नहीं है या नॉमिनेटेड नहीं होते वो। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी स्टेट्स। हमारे भारत की जो अलग अलग राज्य हैं, जो जो टेरिटोरियल स्टेट हैं, उनमें इनको बांट दिया जाता है। टोटल सीट तय हो गई, 543 सीट्स होंगी लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब इन 543 को कौन सी स्टेट को कितनी सीट मिले, क्योंकि लोकसभा में कहाँ से लोग आएंगे? पूरे देश से तो लोग आएंगे, हर स्टेट हर कोने से अलग अलग लोग आएंगे। तो हर स्टेट में ये सीट्स बांट दी जाती हैं।
बट किसको बांटी जाए, कितनी बांटी जाए भैया, राजस्थान को कितनी दो, उत्तर प्रदेश को कितनी दो, मध्य प्रदेश को कितनी दो। तो इसको जब चालू किया था तो किस वजह से किया था, किस तरीके से किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। होता आज भी पॉपुलेशन भी, ये कंसेप्ट वही है, बट हमारे कंसेप्ट पे होल्ड लग चुका है अभी के लिए। थोड़ा समझा देता हूँ ब्रीफ, इसको डिटेल में भी अलग से लेक्चर अपन ले लेंगे, बट हल्का सा मैं आपको यही समझा देता हूँ। तो ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आज की तारीख में तो 543 है, लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड 1951-52 इलेक्शन, सो आई सपोज 494 सीट्स होती थी। स्टिल आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द फिगर, आप चेक कर सकते हैं। तो 494 सीट्स टोटल दी गई थी ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। टोटल जो 494 सीट्स है उनको हमने अलग अलग स्टेट में बांट दिया ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस भी स्टेट का जिस तरीके के पॉपुलेशन है उसी रेशो में हर स्टेट को बांट दिया गया। तो अब यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या 80, तो इनको सीटें कितनी मिली है, 80, ठीक है। राजस्थान की 25, ये आपके बिहार की 40, वेस्ट बंगाल 42, एमपी 29, गुजरात 26, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सीट्स बांट दी गई है इनकी पॉपुलेशन के अनुसार। पूरे देश में इसी तरीके से आपको स्टेट को, हर स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इन द रेशो ऑफ द पॉपुलेशन द सीट्स आर अलॉटेड। तो जिस रेशो में पॉपुलेशन है उसी रेशो में आपकी सीट्स भी हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, ये जो SC ST की सीट्स हैं, रेशो से मुझे याद आया, SC ST की जो सीट्स हैं ये भी रेशो में ही है। रिजर्वेशन जो है ना, वो रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स कर रखा है 20%, 25%, 30%, नहीं। जिस रेशो में भारत की जनसंख्या में SC और ST हैं, उसी जनसंख्या में भारत की लोकसभा पे SC और ST की सीट्स हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 25%, एक चौथाई जो है, जैसे हमारे भारत देश की जनसंख्या है 140 करोड़, तो उसमें से 35 करोड़ जो हैं करीब टोटल जो है वो SC ST हैं। 1/4 ऑफ द पीपल आर बिलोंग टू दी SC और ST कैटेगरी, या तो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है। तो 543 में से भी ऑलमोस्ट 1/4 सीट, 84 सीट शायद उनकी है और 47 सीट शायद ST की है। इतनी ही सीटें SC ST को लोकसभा के अंदर दी गई हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में 16% पॉइंट समथिंग SC हैं, 8 पॉइंट समथिंग ST हैं, टोटल मिला के 25%, 1/4, ठीक है। इसी तरह लोकसभा में भी 25%, 16% करीब ये है, 8% ये है, टोटल मिला के 25% करीब SC और ST की सीट है। डेटा आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, करिएगा, करना ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, तभी याद समझ में आएगी कहानी। डेटा को साथ लेके चलिए, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आसान जीवन है, इससे आसान कभी जीवन था नहीं, आज की तारीख में जितना आसान है। चलो, नाउ कमिंग बैक टू लोकसभा सीट्स। 543 सीट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री विथ वेरियस स्टेट्स। जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उस अनुसार उनके वहाँ पे स्टेट में आपको सीटें दे दी गई है, सारी सीटें दे दी गई है। अब ये तो हो गया सीट, ठीक है, आपको स्टेट की सीट दे दी गई। अब आप एक चीज़ गौर फरमाएं, वापस आउट ऑफ दी स्टडीज़ अगर बन जाए, ये जो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, हिंदी हार्टलैंड। ये हमारा कहलाता है हिंदी हार्टलैंड, क्योंकि यहाँ पे सारे हिंदी भाषी लोग हैं। तो यहीं से हम हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आप यूपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या है, इनके पास पॉपुलेशन जो है यहाँ की 80 की जो है ना, ये 3 स्टेट इकट्ठी भी खा लेना तो भी लोग बच जाएंगे, तो भी सीट्स बच जाएंगी। क्लियर बात। तो ये क्या है, मेन पॉलिटिक्स जो आपकी आज की तारीख में हमको दिखती है कि हिंदुत्व या हिंदी पॉलिटिक्स दिख रही है, तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि मेन सीट्स लोकसभा में ये है। कोई भी लेजिस्लेशन पास करना है, कोई भी कानून बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, जब मेजॉरिटी इन लोगों की है, सीट्स इनके पास सबसे ज़्यादा है, जो पार्टी पावर में वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो पॉलिटिक्स भी यहीं की चलेगी, पॉलिटिक्स भी यहीं की चलेगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से सीट अलॉटमेंट हुआ ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब कहानी आगे बढ़ी, यही डिसाइड हुआ था कि हर 10 साल में हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के अनुसार सीट चेंज कर देंगे। ये फिक्स नहीं रखा गया था शुरुआत में, जो करा था कि 80 सीट का मतलब ये नहीं कि आज भी 80 तो कल भी 80 रहेंगी, या नेक्स्ट इलेक्शन में भी 80 रहेंगी, ये बदलेंगी ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको बोला गया हर 10 साल बाद जो हमारा सेंसस आता है, 51 के बाद 61, 61 के बाद 71, इस तरीके से हमारा सेंसस आता है। 2021 का भी आया नहीं है क्योंकि कोविड के चक्कर में नहीं था, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अदरवाइज एवरी 10 ईयर्स देयर इज अ सेंसस, जनसंख्या गणना होती है और उसके अनुसार आपकी सीट्स बटनी थी, ये शुरुआत में बोला गया। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 1961 1971 तक तो ये कार्यक्रम चलता रहा, 1961 1971 तक तो ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो साउथ वाली स्टेट थी ना, ये थोड़ी सी लिटरेसी लेवल यहाँ पे ज़्यादा थी, और यहाँ पे क्या फैमिली प्लानिंग चलती थी, तो यहाँ पे जनसंख्या रिड्यूस होने लगी। रिड्यूस इन द सेंस जो इंक्रीज है वो धीमा होने लग गया, तरीके से होने लग गया। और यहाँ पे दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे लिटरेसी लेवल इतनी ज़्यादा थी, फैमिली प्लानिंग
को तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। यहाँ के मंत्रियों ने बोला भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करो, या यहाँ के जो लोग थे वो क्या बोले, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि क्या हो भैया हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस आए, देश की यूनियन सरकार में हमारा महत्व ज़्यादा हो, हमारा से ज़्यादा हो। तो ये क्या हुआ, अनइवननेस आने लग गई। ठीक है, दोनों में क्या है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई कि भैया एक ही पेस पे चल रहे हैं। अब देश एक है तो ऑलमोस्ट करीब करीब एक ही तरह की मेंटेलिटी होती है, एक ही पेस पे चलते हैं। अब जैसे आज की तारीख में पहले बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, तो अब 2 पे बच्चे पैदा हो गए। मैक्सिमम बच्चे कितने पैदा करते हैं लोग, 2 करते हैं। तो पूरे देश की मेंटेलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये देश अलग चलने लग गए, ये वाला एरिया अलग चलने लग गए। यहाँ के लोग तो क्या है भैया, ज़्यादा पॉपुलेशन होने लगी तो ज़्यादा सीट्स इनको मिलने लग गई देश में, देश की यूनियन पॉलिटिक्स में, और यहाँ पे कम हो गई। तो ये लोग बोलने लगे साउथ वाले कि भाई साहब हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम देश की जनसंख्या पे नियंत्रण कर रहे हैं, और तुम लोग तो हमारे को पॉलिटिक्स से लात मार रहे हो। तो ये तो क्या हो गया इनके लिए, अच्छे काम का बुरा फल हो गया, इनके लिए अच्छे काम का बुरा फल हो गया। तो फिर जाके 1976 में इंदिरा गांधी विद दी 42nd फेमस और इनफेमस अमेंडमेंट, फेमस भी बोल सकते हैं आप, इनफेमस भी बोल सकते हैं, उस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने उसके ऊपर लगा दी रोक कि भैया 1971 सेंसस तक, जो पुराना हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, जो 1971 तक तो हो गया, जो रोना था वो तो रो गए भाई, खत्म हो गई बात। तो 71 के सेंसस पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुआ है उसको हम एज इट इज मानेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब हर साल नहीं चेंज करेंगे हम, मतलब हर 10 साल में इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एकदम हवाई जहाज की स्पीड से जा रहे हैं और ये बेचारे बैलगाड़ी पे धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, और ये चाह भी बैलगाड़ी पे जाना रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या भैया, 25 साल के लिए इस पर रोक लगा दी गई 1976 से। 1976 अमेंडमेंट याद रख लेना, बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, इनफेमस फेमस। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तो उनका भी दिमाग खराब हो गया कि यार ये करते तो भैया बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स गंदी हो जाएगी और साउथ हमसे बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाएगा, जो आज की तारीख में भी स्थिति बन रही है 2026 में। क्योंकि इस पर भी क्या करा अटल बिहारी वाजपेयी ने, 25 साल के लिए रोक लगा दी कि भैया 25 साल तक यही पॉपुलेशन आप आगे बढ़ाओ, यही पॉपुलेशन आप आगे बढ़ाओ, यही डेटा को करो, 1971 में जो सीट बटी हुई है उसी को चलो। तो 1971 के बाद 543 सीट्स फिक्स हो गई अभी तक। अब इसको 2026 में बोला गया है कि 2026 में वापस से इसको डिलिमिटेशन होएगी, बट वापस वही बात है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है साउथ और आपके ऊपर हिंदी हार्टलैंड की। क्लियर है बात, अभी इफेक्ट्स इनके दिखना चालू हो गए हैं। बट एनीवेज, तो 543 सीट इस तरीके से आपको स्टेट को सीट बांटी गई। ये समझ में आती है कहानी, यहाँ तक ये कहानी समझ में आती है आपको, सीट कैसे गई स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर। अब हर स्टेट को भी क्या किया गया, ये तो हुई स्टेट की सीट, लेकिन 80 लोग यूपी में से आएंगे कौन, राजस्थान में से 25 लोग आएंगे कौन, बिहार में से 42 लोग आएंगे, 40 लोग कहाँ से आएंगे, वेस्ट बंगाल में 42 लोग कहाँ से आएंगे, कौन लोग होंगे। तो स्टेट को भी फर्दर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हो नहीं रही है, तो इसको अभी यहीं से पढ़ लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये जो स्टेट है, जैसे ये राजस्थान स्टेट है, ये राजस्थान स्टेट हो गई, ठीक है, और ये आपकी यूपी स्टेट हो गई, ठीक है, ये यूपी स्टेट हो गई। इनको फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया है। स्टेट को तो 80 सीट मिल गई, ये तो तय हो गया कि यूपी को 80 सीट मिल गई, राजस्थान को 25 सीट मिल गई, इसको 80 मिल गई, ठीक है, ये दे दिया आपने, ये तो पहले अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इन 80 को यूपी के अंदर कैसे बांटें, तो उसके लिए यूपी को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये आपका पॉलिटिकल डिवीजन है, ठीक है। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या करा गया, इसको बांटा गया बाय डिलिमिटेशन काउंसिल। डिलिमिटेशन काउंसिल, डिलिमिटेशन काउंसिल बैठती है जो अलग अलग एरिया को, अलग अलग स्टेट के छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है, बेस्ड ऑन अगेन पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर ही। इसको भी ऐसा नहीं कोई और बेसिस पे किया होगा, इसमें दो बात, एक आध फैक्टर और भी होते हैं। टेरिटोरियल मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी देखा जाता है, लोकेशनल ज्योग्राफिकल पार्ट भी देखा जाता है, बट मोर और लेस वापस ये भी किसके बेस पे है, पॉपुलेशन के बेस पे ही आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटते हो। तो यूपी की जो 80 सीट है वो यूपी के अंदर 80 अलग अलग एरियाज में बांटती गई, जहां पे बराबर बराबर पॉपुलेशन बनती है। क्लियर है बात। तो यूपी के 80 टुकड़े ऐसे कर दिए गए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक्चुअल में टुकड़े नहीं करे गए, फिजिकल लेवल पे टुकड़े नहीं करे गए, इसको आपको बनाया गया है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से अब क्या होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक आदमी, सिंगल कंटेस्टेंट या कंटेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोला जाता है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही आदमी वहाँ का एमपी बनेगा। तो ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी 80 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी हमने यूपी में, 25 बना दी हमने राजस्थान में। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पार्टी, जो भी एक्टिव पार्टी है वहाँ पे, वो अपना अपना कंटेंडर, अपना अपना कंटेस्टेंट खड़ा करती है
वो चुनाव लड़ते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा ABCD ऐसे चुनाव लड़ते हैं। इसके में जिसके पास भी सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, मेजोरिटी होना ज़रूरत नहीं है, बट बीटिंग द रेस्ट 3 या बीटिंग द रेस्ट कंटेंडर्स, जो भी सबसे ऊपर आता है वो बन जाता है वहाँ से MP, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बन जाता है। तो सबसे पहले स्टेट में बढ़ी, फिर स्टेट को फर्दर डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, MP साहब का चुनाव होता है। आई होप आपको चुनाव समझ में आ गया हो, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया हो, और इसी कारण इसको क्या बोला गया मेथड को, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि टेरिटरी से एक आ रहा है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी आ रहा है, बाय फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो भी सबसे आगे निकलेगा वो विजेता घोषित है, मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा इलेक्शन सिस्टम राज्यसभा का, लोकसभा का। लोकसभा में कैसे लोग आते हैं, कैसे MP इलेक्ट होते हैं। इसके बाद लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, जिस भी पार्टी के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जाएंगे, टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जाएंगे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, बीट BJP, बीट INC, बीट एनी पार्टी, जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होगी उसको मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का, उसको मौका दिया जाएगा प्रधानमंत्री बनाने का। तो ये था। अब इधर आप एक फैक्ट मैं आपको दिखाऊं, तो ये जैसे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख की अगर हम बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहां गई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर ये देखते हैं, सिर्फ फैक्ट के लिए है कि आज की तारीख में इनको वोट कितने हैं, यहां दिख रहा हो, नहीं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 37.30%। ये 2019 का डेटा है, डेटा आपको मिल जाएगा। 37% लोगों ने ही सिर्फ BJP को चुना है, 63% लोग तो चाहते ही नहीं है कि BJP पार्टी बने, ठीक है। और ये BJP नहीं, मतलब ये सारी सरकारों के साथ ही होता है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि गुड पॉलिटिक्स अलाउड है, मौका दिया गया है सरकार ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे पहलू बनाए कि गुड पॉलिटिक्स हो सकती है, तो सब इसका फायदा उठाते हैं। और ऐसी सारी सरकारें जो बनी है, ऑलमोस्ट सारी सरकारों में वोट परसेंटेज कम ही रहा है, 50% से मेजोरिटी की बात नहीं हुई है, वोट परसेंटेज कम रहा है। ये मैं आपको रीसेंट डेटा है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, BJP से कोई लेन देन इसका नहीं है। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। लोकसभा आपको समझ आ गया होगा क्या होता है लोकसभा, किस तरीके से लोग आते हैं। इससे डिटेल शायद मैं आपको नहीं समझा सकता था, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम, सॉल्व देम, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।